नमस्ते। ये है जॉन डन की मेटाफिजिकल मास्टरपीस स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। हम इस पूरी कविता को लाइन बाय लाइन डिकोड करेंगे, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले भाग की तरफ। कवि जॉन डन, एक परिचय। उनके जीवन की ये बातें समझना बहुत जरूरी है। सोचिए 1572 के उस इंग्लैंड में जहां कैथोलिक होना किसी अपराध से कम नहीं था। उनका जन्म एक रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ। इसी धर्म की वजह से उन्हें बिना किसी डिग्री के ऑक्सफोर्ड छोड़ना पड़ा, और तो और अपने ही संरक्षक की भतीजी से छुपकर शादी करने के जुर्म में उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 42 साल की उम्र में वो एंग्लिकन चर्च के पादरी बने और अपने समय के सबसे महान उपदेशकों में से एक कहलाए। चलिए अब कविता के मुख्य पाठ में प्रवेश करते हैं। कविता की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर weariness ऑफ thee, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। यह वक्ता अपनी प्रेमिका को बड़े ही प्यार से समझा रहा है कि मेरी प्रिय, मैं इसलिए तुमसे दूर नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे थक गया हूं या बोर हो गया हूं, और ना ही मुझे इस दुनिया में तुमसे बेहतर कोई प्यार मिलने वाला है। दाई और ध्यान दे तो weariness शब्द का मतलब ही है थकान या उब जाना। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि ये दूरी किसी भी तरह की बोरियत का नतीजा नहीं है। But since that I must die at last, 'tis best to use myself in jest, thus by fend deaths to die। अब यहाँ आता है एक बहुत ही दिलचस्प मेटाफिजिकल कंसीट या रूपक, जिसे फेंड डेथ्स कहा गया है। वक्ता एक बहुत ही तार्किक, भले ही थोड़ा डरावना तर्क देता है। वो कहता है कि भाई, जब एक ना एक दिन मरना ही है और हमेशा के लिए अलग होना ही है, तो क्यों ना इन छोटी छोटी जुदाइयों को एक नकली मौत की तरह इस्तेमाल किया जाए। मतलब ये असली जुदाई के लिए एक तरह का पूर्वाभ्यास या रिहर्सल है ना? कमाल का तरीका, जहां भावनाएं सीधे तर्क के साथ जुड़ रही हैं। दूसरे छंद में वो कहता है, Yesternight the sun went hence, and yet is here today, he hath no desire, nor sense, nor half so short away। यहाँ yesternight का सीधा सा मतलब है बीती रात। वक्ता अपनी बात को साबित करने के लिए सूरज का उदाहरण देता है। वो समझाता है कि देखो, कल रात ये सूरज भी चला गया था, लेकिन आज वो फिर से वापस आ गया है, जबकि सूरज के पास तो वापस आने की कोई भावना नहीं है, कोई खास कारण नहीं है, और उसका रास्ता भी कितना लंबा है। ये ब्रह्मांड के एक तय चक्र को दिखाता है। फिर वो पूरे आत्मविश्वास से कहता है, देन फियर नॉट मी बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। मार्जिन में दिए गए शब्द स्पर्स पर गौर कीजिएगा। इसका मतलब है प्रेरणा या आगे बढ़ने का कारण। वक्ता कहता है कि इसलिए मेरे जाने से डरो मत, मेरी वापसी तो सूरज से भी ज्यादा तेज होगी। क्यों? क्योंकि सूरज के पास वापस आने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन मेरे पास प्यार की ताकत है। वापस आने का एक बहुत गहरा उद्देश्य है। सच में यह तर्क तो बेजोड़ है। अब हम कविता के तीसरे हिस्से की तरफ मुड़ते हैं। यहां कविता का स्वर थोड़ा दार्शनिक हो जाता है। Oh, how feeble is man's power, that if good fortune fall, cannot add another hour, nor a lost hour recall। इस सैंड ग्लास यानी रेत घड़ी को देखे, ये समय के फिसलने का प्रतीक है। वक्ता बड़े ही दुख के साथ एक सच्चाई बयां करता है कि इंसान की ताकत कितनी फीबल यानी कमजोर है। जब हमारी जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं तो हम चाहकर भी उसमें खुशी का एक और घंटा नहीं जोड़ सकते, और ना ही बीते हुए किसी अच्छे पल को वापस खींच कर ला सकते हैं। हम कितने बेबस हैं। But come bad chance, and we join to it our strength, and we teach it art and length, itself o'er us to advance। जरा इस आर्ग्यूमेंट वाले हिस्से को समझिए। वक्ता कहता है कि मानव स्वभाव कितना अजीब है ना। जब बुरा वक्त आता है तो हम अपने आंसुओं और दुख से उस बुरे वक्त को और लंबा खींच देते हैं। हम उसे अपनी ही ताकत दे देते हैं, उसे एक कला और विस्तार दे देते हैं ताकि वो हम पर ही हावी हो सके। सोचने वाली बात है, जब खुशी को नहीं बढ़ाया जा सकता तो हम अपनी पूरी ऊर्जा दुख को बड़ा करने में क्यों लगा देते हैं। When thou sightst not wind, but sightst my soul away, when thou wept, unkindly kind, my life's blood doth decay। यहाँ जो अनकाइंडली काइंड का विरोधाभास यानी पैराडॉक्स है, वो बहुत ही शानदार है। वक्ता अपनी प्रेमिका से कहता है कि जब तुम दुख में आहें भरती हो तो तुम्हारे मुंह से सिर्फ हवा नहीं निकलती, बल्कि तुम मेरी आत्मा को ही मेरे शरीर से बाहर खींच लेती हो। और जब तुम रोती हो तो तुम्हारा ये प्यार मेरे प्रति अनकाइंड यानी क्रूर हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे रोने से मेरे जीवन का खून सूखने लगता है। मतलब ये दुख प्यार से ही पैदा हुआ है,
लेकिन शारीरिक रूप से ये प्रेमी को नष्ट कर रहा है। It cannot be that thou lovest me as thou sayest, if in thine my life thou west, thou art the best of me. हाइपरबोल वाले बॉक्स को देखिए, ये अतिशयोक्ति का एक बेहतरीन उदाहरण है। वक्ता समझाता है कि तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन ये कैसे हो सकता है अगर तुम इस तरह रोकर मेरी जिंदगी को ही बर्बाद कर रही हो, क्योंकि तुम तो मेरा ही सबसे अच्छा हिस्सा हो। अगर तुम खुद को इतना दुख दे रही हो तो तुम वास्तव में मुझे ही खत्म कर रही हो। अब हम आते हैं कविता के आखिरी पड़ाव पर, जहां डॉन अपनी तार्किक बातों को समेटते हुए सांत्वना देते हैं। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फोरथिंक मी एनी इल, डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल। यहां डिवाइनिंग का मतलब है भविष्य की कल्पना करना और पार्टेड का मतलब है अलग होना। वक्ता अपनी प्रेमिका को बड़े प्यार से चेतावनी देता है कि अपने इस डिवाइनिंग दिल को मेरे बारे में कुछ भी बुरा सोचने की इजाजत बिल्कुल मत दो। अगर तुम बुरा सोचोगी तो क्या पता किस्मत भी तुम्हारी बात मान ले और तुम्हारे डरों को सच कर दे। इसलिए बुरे विचारों को दिमाग में जगह ही नहीं देनी चाहिए। बट थिंक दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेर पार्टेड बी। और इसी के साथ कविता अपने बहुत ही खूबसूरत अंत तक पहुंचती है। ये अंतिम संकल्प हमें बताता है कि वक्ता प्रेमिका से कहता है, बस ये सोचो कि हम एक ही बिस्तर पर हैं और सिर्फ एक दूसरे की तरफ पीठ करके सो रहे हैं। जो लोग एक दूसरे को अपने दिलों में जिंदा रखते हैं वे कभी भी वास्तव में अलग नहीं हो सकते। सच्चा प्यार तो शारीरिक दूरी से बहुत ऊपर होता है।